हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या हो सकता है कि आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर रहे हो, तो यह वीडियो जो फिजिक्स पे बना हुआ है, फिजिक्स का 2 सेट है 100 प्रश्नों का, यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और परीक्षा हॉल में अधिक से अधिक फिजिक्स के प्रश्नों को सही हल करके आइए। और फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए अगला 2 सेट अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आइए फ्रेंड्स, इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन है शक्ति का मात्रक? तो शक्ति का मात्रक है वाट। नेक्स्ट है बल का मात्रक कौन है इन चारों ऑप्शन में से? तो वो सही ऑप्शन है न्यूटन, जो कि ऑप्शन सी है। बल का मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक है, तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है कार्य का मात्रक के लिए? तो कार्य का मात्रक है जूल। आगे देखते हैं, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, इसमें से कौन सी चारों ऑप्शंस में से कौन सी है जो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है? तो वो है ऑप्शन डी ओम मीटर। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की। और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स वर्ष समझ के इसको समय को टिक कर लेते हैं, जो गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करके प्रकाश वर्ष अगर प्रश्न में आए तो इसका आंसर दूरी को लगाएंगे। नेक्स्ट है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, और यह निम्न में से किसके बराबर है एक पारसेक? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो 3.26 प्रकाश वर्ष के सबसे निकट कौन है ऑप्शन चारों ऑप्शन में से? तो वह है ऑप्शन बी, यानी कि 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन अगर ऐसा मिले तो इस तरह टिक लगा लेंगे उसे। अगला प्रश्न है पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक मात्रक है दूरी का। जिस प्रकार प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है और पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है। नेक्स्ट है एम्पियर। एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर से किस चीज को मापते हैं? एम्पियर से विद्युत धारा मापते हैं। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक सिंपल सा ये डाटा याद रखेंगे, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, 746 वाट। अगला प्रश्न है एक माइक्रोन बराबर है। एक माइक्रोन इन चारों में से किसके बराबर है चारों ऑप्शंस में से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। एक माइक्रोन लंबाई चारों ऑप्शंस में से किसके बराबर होगा? तो एक माइक्रोन जो लंबाई होती है वो बराबर होती है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के, 10⁻⁻4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 1 किमी दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी चारों ऑप्शंस में से किसके बराबर होगी? तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1000 मीटर। अगला प्रश्न है 1 पिकोग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, या इसको पिको भी बोलते हैं कभी कभी शॉर्ट में। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई है बार, इसको बार कहते हैं, ऑप्शन ए बार। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। किसके समतुल्य है? तो यह समतुल्य है 1 बार के बराबर। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो यह समतुल्य होता है 1 बार के।
नेक्स्ट है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर। 159 लीटर होता है तेल का एक बैरल। अगला प्रश्न है निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई सबसे कम जो इसमें है वो कौन है। तो इसका आंसर है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर कितना होता है। तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर होता है फर्मी मीटर। नेक्स्ट है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में जो मापा जाता है इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो वह है जल का बहाव, ऑप्शन सी। जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। तो चारों में से कौन है सही ऑप्शन। तो ऑप्शन बी डॉब्सन। डॉब्सन ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वह यंत्र है ऑप्शन डी सोनार। सोनार का प्रयोग करते हैं महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए, सोनार का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही उत्तर है। तो वह है नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों द्वारा, नाविकों द्वारा यह प्रयोग में लाया जाता है सोनार। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ऑडियोमीटर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है उच्च ताप के। उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, उच्च ताप में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा, गैसों का दाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग करते हैं वह यंत्र है ऑप्शन बी बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगला प्रश्न है दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जा सकता है दूध का आपेक्षिक घनत्व। तो वह है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। किससे नापी जाती है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। तो वह नापी जाती है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। अगला प्रश्न है सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाते हैं। तो इन चारों में से कौन सही है। तो ऑप्शन डी सही है कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं सोने की शुद्धता मापने के लिए, कैरेटोमीटर का। अगला प्रश्न है रक्त का दाब। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है कौन सा सही है चारों में से। वह है ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है 31 प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र के साथ साथ हम मापते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है चारों में से। तो वह सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लक्स मीटर। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, लक्स मीटर से। अगला प्रश्न है रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में आता है कब आता है उपयोग में, किसके द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में।
रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाना यानी कि रिक्टर स्केल पे कौन सी राशि मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर यानी रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो मापी जाती है ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाना पर। अगला प्रश्न है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। प्रश्न संख्या 36 है, क्रैस्कोग्राफ। क्रैस्कोग्राफ मापने का यंत्र है। किसको मापने का यंत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पौधों में वृद्धि। क्रैस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि मापी जाती है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो है ऑप्शन ए, अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है, स्केलर नहीं है? तो वह राशि है ऑप्शन डी, आयतन। आयतन यहाँ जो है वो सदिश नहीं है, बाकी सारी राशियां सदिश है। तुम जानते हैं कि सदिश राशि के लिए दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए, तो इसमें से आयतन जो है वो सदिश नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि कौन है चारों ऑप्शन में से? तो वो है संवेग। संवेग सदिश राशि है, बाकी तीनों दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो हम जानते हैं कि P=m भी होता है। तो यहाँ प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, तो पदार्थ के संवेग ये हो गया mv और वेग के अनुपात में, तो v और v कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा m, मतलब कि मास आएगा, यानी कि द्रव्यमान आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, F=ma। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, क्या आशय है ऊर्जा संरक्षण से? चारों ऑप्शन में कौन सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलना आसान है जबकि बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ज़्यादा फिसलन होता है बर्फ पे और सड़क पे घर्षण होता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी, यह r से कम होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46 है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ है। तेल का मुक्त पृष्ठ है, कैसा है? तो वह होगा परवलयीय वक्र का आकार लेगा। तो ऊपर जो तेल होगा वो कैसा आकार ले लेगा? वो परवलयीय वक्र का आकार ले लेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है। ए बराबर v माइनस यू बटा टी। अगला प्रश्न है जो गुरुत्वाकर्षण से है, 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? कौन था वह? तो वह थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। यह क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ब्रह्मगुप्त उनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 49 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे न्यूटन। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि क्यों नहीं रह सकते? तो सही ऑप्शन है क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता। ऑप्शन ए सही होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता जो उन्हें सीधा खड़ा रखेगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, एक सेब गिराया जाता है उससे, तो वह क्या होगा उस सेब के साथ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, न कि सेब नीचे की ओर गिर जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों नहीं गिरती है? चारों ऑप्शन में कौन सही है? तो है ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कितना हो जाता? क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी है जो, उसके स्थान पर अगर यदि दूरी दुगनी होती तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कितना हो जाता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब जितना है उसका चौथा भाग रह जाता, मतलब 1/4 रह जाता। अगला प्रश्न है 55 नंबर, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, कैसा हो जाता है उसका भार? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है, भार में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम के एक समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? क्वेश्चन रिपीट करता हूं फिर से, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर की सतह पर पहुंचेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तीनों टुकड़े लकड़ी, लोहे और मोम के एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा?
समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी पिंड का भार आगे का कौन सा ऑप्शन इसको पूरा कर रहा है? तो वह है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है 59, भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है? कौन सी स्थिति होती है? तो इसका ऑप्शन है ए सही है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? कौन सा परिणाम सही होगा? तो सही परिणाम होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा लेकिन वस्तु का भार शून्य हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, कौन सा ऑप्शन सही है? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही है। इसी वजह से पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण से उस भू उपग्रह को अपकेंद्र बल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है 63, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम पड़ेगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? कब अधिक मालूम पड़ेगा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से यानी कि एक्सीलरेटेड मोड में ऊपर जा रही होगी तो व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो सही ऑप्शन है बी, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लंबाई के ऊपर, लोलक की लंबाई। अगला प्रश्न है 65, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी रहता है कि गर्मियों में लोलक घड़ियां पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन रहेगा सुस्त हो जाती हैं, तेज चलने लगती हैं या इस तरह। तो यहाँ प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों सुस्त हो जाती है? कारण क्या है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन सी सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए घड़ी को ज़्यादा समय लगता है। 66 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, कोई लड़की अगर झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, वह खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल क्या होगा झूले का? तो झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब चल सकती है तीव्र गति से? इस प्रश्न के बारे में ऊपर भी बात कर चुके हैं। कब चलती है तीव्र गति से? तो यह चलती है शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है 68, पृथ्वी का पलायन वेग है यानी कि एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी का कितना है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस स्पीड से किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगी। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि किसी वस्तु को अगर चाहते हैं कि वापस नहीं आए पृथ्वी पे तो उसे फेंकना होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से। यहाँ था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंकना होगा तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, जो पृथ्वी का पलायन वेग के नाम से भी जानते हैं इसे। अगर 8 किलोमीटर की स्पीड से फेंकेंगे, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से, तो फिर वो पृथ्वी पर वापस आ गिरेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं जो प्रश्न संख्या 70 है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है डी। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का यही कारण है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। कौन सा कारण है वर्षा की बूंद की गोलाकार होने का? तो वह कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल में पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। कौन सा ऑप्शन सही है? क्यों फैल जाता है तेल जल के तल पर? जल के सरफेस पे तेल ऑयल क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का तल तनाव जिसका सरफेस टेंशन होता है तेल का, पानी से कम होता है, इसलिए तेल पानी के ऊपर फैल जाता है। अगला प्रश्न है 74, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है 75 है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ही एकमात्र कारण नहीं है केशिकत्व। केशिकत्व के अलावा और भी कारण है जिसकी वजह से पौधे की जड़ों से जल इसके पत्तों तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है 77, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका कि जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है? क्या कारण हो सकता है? इसका सही कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। जल से ज्यादा पृष्ठ तनाव उस तरल का है जो इसलिए वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है, अधिक पृष्ठ तनाव होने के कारण। अगला प्रश्न है 78,
जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है 79। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में कमी के कारण स्याही जो है वो पेन से निकलने लगती है। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है? चारों ऑप्शन में कौन सही होगा? ऑप्शन हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो सही ऑप्शन है डी, पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पे कार्य करता है। पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है 81। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तो वह मौसम दशा है ऑप्शन ए, तूफानी मौसम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। करे जारे में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? यानी कि जब कड़ाके की जाड़े ठंड पड़ती है तो झील की सतह पर बर्फ जम जाती है और फिर भी उसके तल में, झील की तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यह है कि बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। 83। शीतकाल में जब झील की ऊपर का सतह पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला प्रश्न है 84। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। तो एक ही प्रश्न को कई तरीकों से पूछा गया है। क्यों जीवित रहती हैं? बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्या कारण है? तो इसका कारण है झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। अगला प्रश्न है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदल गई लेकिन क्या अपरिवर्तित रहेगा, जिसमें चेंजिंग नहीं आएगा? तो वह ऑप्शन डी सही है, घनत्व। घनत्व नहीं बदलेगा, मात्रा बदल जाएगी लेकिन घनत्व नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो वह ताप है ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है डी, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है?
लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पर कैसा प्रभाव महसूस करते हैं? जब कुएं से पानी भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर जो बाल्टी है वह भारी लगती है। अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, क्या कारण है? तो उसका घनत्व, कम घनत्व होने के कारण बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है 92, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 93 है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? किसी पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा पानी के स्तर पर? तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि बर्फ का टुकड़ा जो गिलास में तैर रहा है पिघल जाएगा तो पानी गिलास से गिरने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। और पानी का जो सरफेस है उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर है तो शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही ऑप्शन है ए, शरीर डूब जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों आसान होता है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है ए, समुद्री जल नमकीन होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा में। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? नदी से सागर में घुसता है तो उसका तल कुछ ऊपर उठ जाता है, वह कुछ ऊपर उठता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति? चारों ऑप्शंस में कौन सही है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति के लिए कौन सा ऑप्शन सही है चारों में? तो ऑप्शन सी सही है। प्रकाश की गति है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? चारों ऑप्शंस में से प्रकाश की गति सबसे कम होगी जब किससे गुजरेगी? तो वह गुजरेगी कांच से। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है जो कि 100वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या होता है? लगभग में वह समय है 8.5 मिनट, लगभग 8.5 मिनट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यह एक पूरा सेट खत्म हुआ जो 100 प्रश्नों का था। दूसरे सेट का पहला प्रश्न है जो कि प्रकाश चैप्टर से है। पहला प्रश्न है,
प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह कौन है? जो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर प्रभावित होता है तो वह है तरंग दैर्ध्य और वेग। ऑप्शन डी, तरंग दैर्ध्य और वेग प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है? किसमें कोई बदलाव नहीं होता है? तो वह है ऑप्शन डी, आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, कौन सी गैस है? चारों ऑप्शन में कौन सही है? तो वह गैस है नियोन। ऑप्शन डी, नियोन गैस प्रयुक्त होती है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में, नियोन गैस। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, किस में जाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? परावर्तन जब प्रकाश जाता है किस में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। हीरे से कांच में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह सिद्धांत है पूर्ण अभ्यांतर यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? तो सही ऑप्शन है ए, यानी कि प्रकाश तरंग के रूप में। अगला प्रश्न है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो वह ऑप्शन है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन यानी कि ऑप्शन डी। एंडोस्कोप प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का क्या कारण है? इसका कारण है ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। उचित रीति से मतलब अच्छी तरीके से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? क्या है मेन कारण?
हीरे के चमकने का, जिस हीरे को अच्छे तरीके से काटा जाता है। इसका आंसर है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, इसलिए हीरा चमकता है असाधारण तरीके से। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम क्या है? किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम क्या है? तो उस तकनीक का नाम है ऑप्शन डी यानी कि होलोग्राफी। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों का पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन रिपीट करें फिर से। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। किसके आर पार जाती हैं? तो सही ऑप्शन है डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो वह है लेजर बीम। लेजर बीम का प्रयोग करते हैं सीडी में। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं मिल सकते हैं? तो इसका कारण है कि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह के वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। कौन सी तकनीक है? दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो वह तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। आवृत्ति मॉड्यूलन, इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? चित्र की प्रकृति कैसी होती है? तो सही ऑप्शन है सी, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो क्या इसका मुख्य कारण है कि एक आंख की जगह 2 आंख का होना अधिक सही होता है? तो इसका सही कारण है ऑप्शन डी, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। सही दूरी और गहराई का एहसास हो पाता है 2 आंख होने के कारण। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन है बी, उसका ताप। किसी तारे के रंग से उसके ताप का पता चलता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो उसका कारण है धूलकण। धूलकण के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? तो वह रंग है लाल। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है।
और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सबसे कम वेवलेंथ। ये प्रश्न यहां दिया ही है कि सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी सही है, बैगनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो वह है नीला प्रकाश। नीला प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। क्या कारण है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखने लगता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। क्या कारण है? कौन सा ऑप्शन सही है चारों में से? क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो उसका सही कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण सूर्य एवं चंद्रमा क्षितिज के समीप वृत्ताकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग? इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। इसका परिकिरणन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है खतरे के संकेतों के लिए, और यह अधिक दूर तक जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश के नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, मतलब डूबते समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण डूबता हुआ सूरज यानी कि अस्त होता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आकाश नीला लगता है क्यों नीला लगता है आकाश? आकाश के नीला लगने का कारण है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण हो जाती है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है समुद्र नीला प्रतीत होता है। क्यों नीला प्रतीत होता है समुद्र? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए, मतलब पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए कार के शीशे में कौन सा शीशा प्रयोग होता है? तो वह शीशा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग होता है कार में पीछे का यातायात देखने के लिए। अगला प्रश्न है वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है?
तो वह दर्पण है उत्तल। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, किसे दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, कौन सा दर्पण को, तो वह दर्पण है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है, तो सबसे उचित रंग संयोजन है धूप से बचने के लिए जो छातों में प्रयोग किया जाना चाहिए वह रंग है ऊपर उजला और नीचे काला। ऊपर उजला रहना चाहिए और नीचे काला रहना चाहिए, नीचे की ओर। अगला प्रश्न है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, कितनी होगी प्रतिबिंब। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाएगी तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो वह होगी अनंत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, कितना हो जाएगा घूर्णन, तो हो जाएगा 2 थीटा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, क्या सही क्रम है, तो ऑप्शन डी है सही, नीला, हरा तथा पीला। इसको शॉर्ट में याद रखते हैं, बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला। तो यह है क्रम, इसका सही है नीला, हरा एवं पीला। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। कौन सा रंग मध्य में दिखाई देता है इंद्रधनुष के, तो वह रंग है हरा। हरा रंग इंद्रधनुष के रंगों में सबसे मध्य में होता है। अगला प्रश्न है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि यह नहीं देख सकते, 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिख सकता है। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह कौन सा है लेंस। किसकी भांति व्यवहार करेगा जल का बुलबुला पानी में, किसकी भांति व्यवहार करेगा वायु का बुलबुला पानी के अंदर, तो वह करेगा अवतल लेंस की भांति, यानी कि कॉनकेव लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। उसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा गया है, किस प्रकार व्यवहार करता है, वो करता है अपसारी लेंस की तरह, यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, किसे काम में लेते हैं, यानी कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किसे प्रयोग में लेते हैं, तो वह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो वह लेंस है नतोदर, यानी कि कॉनकेव, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, किसका प्रयोग करके, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। ऑप्शन बी सही है, अवतल लेंस यानी कि नतोदर, यानी कि कॉनकेव। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे
चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है कि जब कोई व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आँख कुछ समय में अंधेरे के प्रति अनुकूलित हो जाता है तो अंधेरे की चीज़ें भी दिखने लग जाती हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। कितनी होनी चाहिए न्यूनतम ऊंचाई समतल दर्पण की किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए? तो इसका ऑप्शन बी सही है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होगी तो व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? जो पढ़ने में काम आते हैं किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस से बने होते हैं, जो होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं इनको। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है सर्च लाइट में? तो वह दर्पण है नतोदर यानी कि कनकेव, या इसको कहते हैं अवतल दर्पण। खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वह है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है सेंटीमीटर में? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम दूरी कितनी होती है? वो होती है अनंत। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप के चश्मे में पावर कैसा होता है? धूप के चश्मे का पावर कैसा होता है? तो धूप के चश्मे का पावर शून्य डायोप्टर होता है, उसमें कोई क्षमता नहीं होती है, शून्य डायोप्टर का होता है। नेक्स्ट है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो उसकी तुलना की जा सकती है वो है फिल्म। रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरे के फिल्म से की जा सकती है। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? कौन सा ऑप्शन सही है? जिसे वह परावर्तित करता है। जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करता है वह वैसा ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये रंग हैं, कौन रंग है? 3 आधारभूत रंग, 3 बेसिक कलर कौन से हैं? तो वे कलर हैं लाल, हरा एवं नीला। 3 आधारभूत रंग हैं, इन्हीं 3 रंगों को मिश्रित करके टेलीविजन में विभिन्न तरह के रंग दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, कौन सा प्रकाश का? लाल, नीले तथा हरा प्रकाश का पुंज जब एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो प्रकाश का रंग हो जाता है ऑप्शन डी सही है, यानी कि सफेद रंग हो जाता है। अगला प्रश्न है, 3 रंग मूल रंग हैं। 3 रंग मूल रंग है और ये हैं, कौन से 3 रंग हैं जो मूल रंग कहलाते हैं? तो वे रंग हैं नीला, हरा और लाल, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नीला, हरा और लाल ये तीनों रंग मूल रंग कहलाते हैं, बेसिक कलर। नेक्स्ट है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से अधिक हाथ क्यों जलता है जबकि जल से अधिक हाथ
किससे जलता है? भाप से जलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए भाप से अधिक हाथ जलता है जल की तुलना में। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं? कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है? तो वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर के तापमान कितना होता है? तो वह होता है ऑप्शन बी 310 केल्विन, 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, कितना होगा सेल्सियस स्केल पे? तो वह होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, या लगभग इसे 37 डिग्री भी मान लिया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। मतलब पारे के स्थान पे अल्कोहल को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है ठंडे प्रदेशों में। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसे करने का कारण है कि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, अल्कोहल का द्रवांक जिसपे अल्कोहल लिक्विड रूप में रहता है वो निम्न होता है पारे की तुलना में। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? वह कौन है? तो वह है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या होता है? तो वह है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, उसे परम शून्य तापमान कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण, कौन सा ऑप्शन इसे पूरा कर रहा है? तो वह ऑप्शन है सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है गर्म करने से। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या प्रभाव पड़ता है बर्फ के पिघलने के बाद? तो बर्फ का आयतन घटता है, बर्फ का आयतन घटता है, बर्फ के पिघलने पर बर्फ का आयतन घट जाता है, और जब जल जमता है बर्फ के रूप में तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में नल की पाइपें फट जाती हैं। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का संबंध है, थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? तो थर्मोस्टेट का संबंध है तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है, थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 73 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या है कार्य थर्मोस्टेट का रेफ्रिजरेटर में? तो इसका कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना, एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, कौन सा तापमान सुरक्षित होता है खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए? तो वह तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, इस पे खाद्य पदार्थ ताज़ा रहते हैं। वह थर्मामीटर
जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है कौन सा है? वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने में प्रयोग किया जाता है तो वह थर्मामीटर है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? शीशे की छड़ को जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी चौड़ाई पर प्रभाव यह पड़ता है कि चौड़ाई इसकी बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए लोहा अधिक ठंडा लगता है लकड़ी की तुलना में। नेक्स्ट है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, बढ़ जाती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बन पाती है। अगला प्रश्न है, कैमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है, यानी कि एसी किसे नियंत्रित करता है? तो वह नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापमान को। वह आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाष्पन शीतलन पर। वाष्पन शीतलन पर। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है कमरे को ठंडा? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? कौन सा परिवर्तन होता है जब पानी में नमक मिलाते हैं? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। पानी में जब नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला प्रश्न है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊपर भी प्रश्न हम लोग सेम देखे थे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, यानी कि क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाते हैं थर्मस बोतल में? तो थर्मस बोतल में रजत परत यानी कि सिल्वर की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों है ऐसा? तो इसका उत्तर है वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसलिए गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। अगला प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में कारगर होता है। पसीना का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह शरीर का ताप नियंत्रित रखता है। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलने पर आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है?
तो ऐसा होने का कारण है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है और यह हमें ठंड महसूस कराता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यह क्रिया होती है वह क्रिया है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है? जब ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है उसमें मौसम कैसा होता है? तो मौसम होता है उमस भरा मौसम होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसका अनुभव? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, यानी दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा? तो वह निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। उसको हम लोग सीटी भी कहते हैं, कुकर की सीटी। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से जब 4 डिग्री सेल्सियस पानी आता है तो उसका आयतन घटता है और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ता है 10 डिग्री सेल्सियस की ओर, तो उसका आयतन बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का कारण है कि पानी जमने पर फैलता है। यानी कि पानी जब बर्फ बनता है तो इसको अधिक आयतन चाहिए। अगला प्रश्न है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर के प्रश्न से मिलता जुलता ही यह प्रश्न है कि बादल आच्छादित रातें, जिस रातें में बादल आसमान में घिरे रहते हैं, स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म रहता है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही उत्तर है गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी। प्रश्न संख्या 100 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, इसके बाद कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन है सी, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगर कमरे में रखे गए रेफ्रिजरेटर का यानी फ्रिज का दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा
बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के 200 प्रश्नों का सेट यहाँ समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आप दरोगा और बीपीएससी की तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो आने वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, जिससे एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, जो आपके परीक्षाओं में आपको अधिकतम मार्क्स दिला सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।